तो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इस बारे में कि जो इंडियन कॉमर्शियल लॉ होता है, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो उनमें हमने 5 सोर्सेज के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं बता दूं आपको कि अभी हमारा चैप्टर वास्तव में स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोला जाता है अनुबंध। देखो, अनुबंध अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। आपके जितने भी बिजनेस लॉ होते हैं उनमें मेनली आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। आपकी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी काम आप करते हो उन सारे कामों में आप डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हो, तरह तरह के अनुबंध करते हो। और उन अनुबंधों के लिए जो आपका एक अधिनियम बनाया गया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अनुबंध अधिनियम है। ठीक है, अनुबंध अधिनियम जो आपका है ये आपका सितंबर 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि इसको इंडिया में सितंबर 1972 के अंदर लागू किया गया था। और जब ये लागू हुआ था तो इसके अंदर टोटल 266 सेक्शन थे, 266 सेक्शंस थे, धाराएं थीं। और उनके आधार पे क्या होता था, आपके अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी पर इस चीज़ को अप्लाई किया जाता था। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे इन्होंने इसमें से कुछ सेक्शंस को डिसमिस किया। और डिसमिस करने के बाद एक तो आपका गुड्स सोल्ड एक्ट 1930 और एक आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन दोनों को बनाया गया। यानी कि ये दोनों एक्ट आपके कहाँ से निकले हैं? ये दोनों एक्ट आपके निकले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। ये 1872 है, सॉरी, सितंबर 1872 में आपका ये क्या हुआ है, अनुबंध अधिनियम लागू हुआ है। फिर बाद में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई कि हम इसको 2 जगह और डिवाइड करें। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एक लिमिटेड ही आपके पास एरिया रह गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि इसमें से कुछ सेक्शंस को हटा के हमने क्या बना दिए हैं, 2 नए एक्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूँ इस बारे में कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर या स्कोप कितना रह गया है, तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका ये रह गया है सेक्शन। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये आपका एक सेक्शन रह गया है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। तो इस तरह से आपके कुछ एक्ट्स बनते हैं और इन सारे एक्ट्स के आधार पर आपका क्या बनता है, ये इन दोनों एक्ट्स के बनने के बाद आपका इतना एरिया जो है ये कवर करता है कौन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अंदर आपके जो सेक्शन आते हैं वो लेके आते हैं 1 से लेके और 75 तक, यानी कि सेक्शन नंबर 1 to 75 में आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो 124 से 147 तक आपके जो सेक्शंस हैं वो आपके दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लेके। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं 148 से 180 तक जो आपके सेक्शंस हैं वो सेक्शन आपके इसके अंदर दिए गए हैं। ये 181 है, सॉरी,
148 से 181 तक के सेक्शंस जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड प्लेस में रखा गया है। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसके अंदर आपके आते हैं 182 से 238। तो मतलब आपको जो सिलेबस पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो इन सेक्शंस को लेके पढ़ना है। आपको हर सेक्शन के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सेक्शन के अंदर कौन सी बात कही गई है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके सबसे ज़्यादा 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में, जो लगभग 20% सिलेबस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। बात कर रहे हैं हम, देखो यह जो आपकी पहली लाइन है इसका मीन है जो आपका अनुबंध है उसके सामान्य सिद्धांत और अर्ध अनुबंध। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अर्ध अनुबंध या सेमी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इनकी मीनिंग क्या है, इनका क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति और गारंटी के जो अनुबंध होते हैं उनको आप सेकंड स्टेप के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम सेक्शन 124 से 147 के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेस। देखो बेलमेंट का मतलब होता है निक्षेप, किसी माल को जमा करने से संबंधित जो अनुबंध होते हैं, और प्लेस में भी आपके इसी तरह के काम किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट के अंदर रख रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, जिसमें आप एजेंसी रिलेशन क्रिएट करेंगे, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर सेक्शन दे रखे हैं 182 से 238 तक। तो ये आपके इन दोनों एक्ट्स को डिवाइड करने के बाद जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये है, ठीक है। तो ये आपको पता चला है अब तक इसके बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कैसे डिवाइड हुआ, और उसमें अब क्या मैटर बचा हुआ है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। देखो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में काफ़ी सिंपल वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को जो इसका ओरिजिन है वो एक लैटिन वर्ड कॉन्ट्रोटम से हुआ है। कॉन्ट्रोटम जो होता है इसका मीनिंग होता है मीटिंग विद वन अनदर, मीटिंग विद वन अनदर यानी कि आपस में मिलने को। लैटिन वर्ड के अगर हम इसके मीनिंग की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ओरिजिन किया गया है कॉन्ट्रोटम से, जो एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है मीटिंग विद वन अनदर यानी कि आपस में मिलना। यानी कि अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पर लोगों के आपस में मिलने को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अनुबंध और एग्रीमेंट को बोलते हैं समझौता। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों से आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। देखो समझौता या एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है एक प्रस्ताव, एक जो प्रपोजल होता है, उस प्रपोजल पे अगर मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी। क्या दे दी? स्वीकृति। तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको एग्रीमेंट कहेंगे। भाई आज मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि आपके साथ मैं शाम को डिनर करने बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आप इसकी सहमति देते हैं? तो उसने कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो अब मैंने उसके सामने प्रस्ताव रखा बाहर डिनर करने का, सामने वाले ने स्वीकृति दे दी, तो हम दोनों शाम को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल में जाके खाना खाएंगे और हमारे बीच में ये इसका क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब समस्या ये है कि जिस बंदे को मैंने इसके लिए प्रपोजल रखा था, यानी कि जिसने मुझे इस बारे में सहमति दी थी, एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ मैं शाम को मिलूँगा आपको, शाम को चलेंगे, वो शाम को किसी काम की वजह से नहीं आया। तो पता चला कि ना तो जाना हुआ और ना खाना हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या मैं
कुछ लीगल राइट्स रखता हूँ कि मैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी तरह का केस फाइल कर सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। एक्चुअल में हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या सॉरी जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट एक लीगल फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि इसका कोई लीगलिटी एक्सिस्टेंस नहीं है, ना ही तो मेरे पास कोई लीगल ऑथराइज है ना ऑथोरिटीज़ हैं, या फिर ना इसके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि साहब जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। नो, ऐसा नहीं है। अगले बंदे को कोई काम याद आ गया, कोई काम निकल के आ गया, कोई तबीयत खराब हो गई या और कोई बात हो गई, ऐसी कंडीशन में वो नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी है मैं इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता हूँ। तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा जो पर्पस था वो लीगल रिलेशन बनाना था ही नहीं। हमारे बीच में रिलेशन कैसे थे? सोशल रिलेशन थे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है? एक प्रपोजल होता है, और उस प्रपोजल के ऊपर कोई दूसरी पार्टी क्या देती है? एक्सेप्टेंस देती है, यानी कि क्या बन गया अपने आप में? ये एग्रीमेंट बन गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड की जाती है जिसका मीन है एनफोर्स्ड बाई लॉ, यानी कि इसमें राजनियम की प्रवर्तनीयता होती है। राजनियम का मतलब कानून से होता है, लॉ ध्यान रखेंगे हम, राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस एग्रीमेंट के अंदर एक लीगली आपका एक कंटेंट आ चुका है। अगर इस कंडीशन में इस पूरी की पूरी चीज़ को जोड़ देने के बाद अगर कोई भी पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है, जिससे सामने वाले पक्षकार को क्या मिलता है? कोई लॉस होता है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लीगल राइट्स हैं और सामने वाले का लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो उस चीज़ को पूरा करे। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, तो डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है। ध्यान रखना है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट में होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इंक्लूड है। उसमें एक और चीज़ है एनफोर्स्ड बाय लॉ, जो लॉ इसमें जोड़ा गया है उसकी वजह से इसमें एक लीगलिटी क्रिएट होती है, और यहाँ पे अपने आप में बनता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेप्टेंस और प्रपोजल दोनों हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट शामिल है, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सब में एक लॉ इम्प्लाइड नहीं होता। ध्यान रखना है आपको, सब में लॉ अप्लाई नहीं होता। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं हैं, एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। लेकिन जहाँ पर लॉ अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे एनफोर्समेंट होता है, उस चीज़ को हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में जानते हैं, मानते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट है, जो उसमें शामिल जो पक्षकार होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, उनके अपने अपने क्या करता है? लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। भाई देखो, जैसे हम बात करें कि बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है। ए ने क्या किया कि अपनी जो कार है, पुरानी कार है, उस कार को बेचने का एक प्रपोजल बी के सामने रखा कि मैं अपनी कार आपको, पुरानी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। तो यहाँ पे प्रपोजल किसने रखा है? आपका ए ने रखा है, ठीक है। तो ए कौन हो गया? प्रपोजर। क्लियर? अब बी को लगा भाई कि नहीं यार, ये कार जो है ये तो मुझे खरीदनी है, तो उसने हाथों हाथ ही क्या कर दिया? इस पे स्वीकृति दे दी कि भाई मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार करता हूं और मैं 2 लाख रुपए में आपकी कार परचेज कर लूँगा। तो इसको बोलेंगे हम एक्सेप्टर, यानी कि स्वीकारक। ये तो हो गया प्रपोजर और ये हो गया एक्सेप्टर। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अपने आप में एक एग्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया गया है वो एग्रीमेंट लॉ से प्रभावित है। ध्यान रखेंगे हम, इसमें दोनों ही पार्टीज़ के अपने अपने लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। लीगल राइट क्या है? ए का,
कि जब वो कार देगा तो उसके बदले में 2 लाख रुपए लेगा। ध्यान रखना, 2 लाख रुपए प्राप्त करना ये किसका लीगल राइट है? ये ए का है। और बी का लीगल राइट क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट जो कार प्रपोज की गई है उस कार को वो क्या करेगा? प्राप्त करेगा। ये उसका लीगल राइट है। ऐसे ही इनके ट्रांजैक्शन, इनके जो ऑब्लिगेशन है वो बनेंगे ट्रांजैक्शन को लेके। यहाँ पे कार देनी है, यहाँ पर पैसे देने हैं। ध्यान रखना है, पैसे देना कार देना ये क्या है? ऑब्लिगेशन है। पैसे लेना कार लेना ये क्या है? लीगल राइट्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपके ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होते हैं और राइट्स भी क्रिएट होते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या मानेंगे? उस चीज़ को हम मानेंगे कि ये अपने आप में क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। एग्रीमेंट जो होता है वो आपका किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, वो पिकनिक मनाने के लिए हो सकता है, वो बाजार जाने के लिए हो सकता है, और किसी भी काम के लिए जिसमें हम कोई लीगल रिलेशन बनाना नहीं चाहते, जिसमें कोई लीगलिटी फैक्टर नहीं है, वो आपका एग्रीमेंट में काउंट होगा। लेकिन जहाँ पर आप लॉ को अप्लाई करोगे, ऐसी चीज़ें, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे लॉ एप्लीकेबल होता है, उन सभी को हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मानते हैं। और यहाँ पर जितने भी पार्टीज़ होती हैं उन सभी पार्टीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या मिलेंगे? कुछ लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशंस मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में समझा है कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? एक एग्रीमेंट ही है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट जो है इसके करने से जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं उन सभी पार्टीज़ के अपने अपने कुछ लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। क्लियर? इसमें लॉ अप्लाई होता है। यानी कि अगर मैं इस सबसे छोटी डेफिनेशन इसकी बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग दी गई है। आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 2H में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो सेक्शन 2H है उस 2H में आपकी ये डेफिनेशन दी गई है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट केवल एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है? लॉ एनफोर्स्ड होता है। सबसे सिंपल, सबसे छोटी डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ। सबसे सिंपल डेफिनेशन, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो केवल एक एग्रीमेंट ही है। भाई मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स्ड बाय लॉ, तब भी ये अपने आप में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर 2 फैक्टर हैं। अगर मैं इन दोनों की जगह पे केवल एग्रीमेंट लिख दूँ, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो ये भी आपका क्या बनता है? एक फॉर्मूला की तरह क्या बन जाता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बन जाता है। यानी कि आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो उसमें 2 ही चीज़ें आपकी मेन है। नंबर फर्स्ट, एक प्रपोजल होना चाहिए और एक उस पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि क्या बन गया? आपका एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है? दूसरा, वो एनफोर्स्ड बाय लॉ होना चाहिए, यानी कि उस पर कानून लागू हो सकता हो। उस चीज़ को हम क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में अब इतना ही है केवल, क्योंकि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के जो डेफिनेशन है उसमें काफ़ी अच्छा समझा है। इसके बारे में आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।